ईरान के अंदर क्या हो रहा है जब एक कप कॉफी भी लग्जरी बन जाती है। आप जानते हैं कि लोग वाकई में आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। ईरान में महंगाई अब 60% से भी ज्यादा हो गई है, जबकि $1 के मुकाबले रियाल करीब 1,85,000 पर चल रहा है। और बहुत से ईरानियों के लिए यहां तक कि कैफे जाना भी अब लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, क्योंकि इस्लामी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। अब एक कॉफी जिसकी कीमत कुछ मिलियन रियाल हो सकती है, वो ज्यादा नहीं लगती जब तक आप ये ना सोचें कि बहुत से कामगारों की महीने की कमाई करीब 200 से 250 मिलियन रियाल ही है। और ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है। 2010 में जहां एक व्यक्ति साल में करीब 130 किलोग्राम डेयरी उत्पाद खाता था, वहीं आज ये घटकर सिर्फ 40 किलोग्राम रह गया है। लोग मांस नहीं खरीद सकते, वे डेयरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जाहिर है सवाल यह है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था आम लोगों को कितनी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं इन आंकड़ों को समझाने और विस्तार से बताने के लिए डॉक्टर सोना कज़ेमी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन लक्रॉस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे साथ हैं। तो सोना, जब लोग मांस जैसी बुनियादी चीजें भी छोड़ रहे हैं, कॉफी, रेस्टोरेंट में खाना, इन सब चीजों को छोड़ना, ये हमें ईरान के आर्थिक संकट की गंभीरता के बारे में क्या बताता है? इस समय एक आम ईरानी के लिए जिंदगी कैसी है? नमस्ते नताशा, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो मैं खुद से पूछती रही हूँ, न सिर्फ पिछले 1 साल में अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि उससे बहुत बहुत पहले से भी। जब 47 साल पहले क्रांति हुई थी, उस समय 7 ईरानी तोमान $1 के बराबर था, जब पूरे देश में 2007 में 700 तोमान $1 के बराबर था, सही है? और अब 1,86,000 तोमान $1 के बराबर है। तो मुझे लगता है कि आप इसे अपने दिमाग में एक ग्राफ की तरह देख सकते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब रहा है जब से वो इस्लामी गणराज्य के हाथों में है। तो अब यह आपके दर्शकों के लिए वाकई दिलचस्प हो सकता है, जो शायद जानते हों कि ईरान 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक विशाल देश है जिसके पास दुनिया के 4% प्राकृतिक संसाधन है, दुनिया की 17% प्राकृतिक गैस, और ये तेल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो वे सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश गरीबी में क्यों डूबता जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जो पैसा उनके बुनियादी ढांचे, उनकी अर्थव्यवस्था, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा खर्च किया गया है एक परमाणु कार्यक्रम बनाने में, जिसने आम लोगों के लिए 1 भी किलोवाट ऊर्जा पैदा नहीं की है, बल्कि इसके बदले उस परमाणु कार्यक्रम ने हमारे ऊपर प्रतिबंध और दुख लाकर रख दिया है। और जो हम अभी देख रहे हैं वो है मांस उत्पादों पर 261% की पॉइंट टू पॉइंट महंगाई। वाह, मेरा मतलब है सच में ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जाहिर है इसका मतलब ईरानी परिवारों, खासकर बच्चों की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ रहा है। हम इन आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब आप जमीन पर इसका असर समझते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। बहुत अच्छा किया डॉक्टर। और सिर्फ बच्चे ही नहीं। ठीक है, अब हम आपको सुन सकते हैं, आगे बोलिए। हाँ, न सिर्फ बच्चे, बल्कि आप जानते हैं विकलांग लोग, हाशिए पर रहने वाले लोग, बेघर तर लोग, बुजुर्ग लोग और वे लोग जो पेंशन पर निर्भर हैं। आप जानती हैं इसका असर पड़ा है। और साथ ही पिछले कुछ हफ्तों में युद्ध की वजह से और इस तथ्य के कारण कि बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, क्योंकि दक्षिण में पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर बमबारी हुई है और इस्फहान में स्टील निर्माण कंपनी पर भी हमला हुआ है। बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। इससे कुछ और मिलियन लोग गरीबी में चले गए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब मैं देश छोड़कर गई थी, शायद कुछ आप जानते हैं, लोग तब भी चिकन और मांस खरीद सकते थे, लेकिन अब मांस, चाहे वो लाल हो या सफेद, एक लग्जरी चीज बन गई है जिसे लोग खरीद नहीं सकते। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग, उनके साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में ये बस एक आपदा बन गई है, जब और भी ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है। आप जानती हैं डॉक्टर सोना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस सब के मद्देनजर आपकी क्या राय है, या कम से कम आपने जमीन पर ईरानियों से क्या सुना है कि वे आगे क्या देखना चाहते हैं।
क्या आपको लगता है कि इस आर्थिक दबाव से बाहर निकलने का कोई वास्तविक रास्ता है जो हम अभी देख रहे हैं? और क्या उनका मानना है कि ये युद्ध जारी रहना चाहिए, कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को इस्लामी गणराज्य पर हमले फिर से शुरू करने चाहिए, या वे इस समय किसी तरह की युद्ध विराम देखना चाहेंगे ताकि अर्थव्यवस्था के बचे हुए हिस्से को मदद और पुनर्निर्माण किया जा सके? सही है, लोग एक तरह की अनिश्चितता में है ना? मेरा मतलब है, ईरानी लोग बहुत अजीब स्थिति में जी रहे हैं, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और उनकी मदद के लिए कुछ मानवीय कदम उठाने की उम्मीद की थी, क्योंकि वे 40,000 ईरानी लोगों ने सड़कों पर शासन की मशीन गनों के कारण अपनी जान गंवाई है। तो लोग सदमे में हैं, लोग गरीब हैं, लोग 47 साल से चली आ रही इस भ्रष्टाचार, दुश्मनी और दुनिया के प्रति विरोध से थक चुके हैं, जिसने उनके लिए सिर्फ प्रतिबंध, अलगाव और दुख ही लाया है। लेकिन इस समय वे सच में किसी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। जो वे जानते हैं वो ये है कि वे ये सरकार, ये धर्मशाही, ये इस्लामी शासन नहीं चाहते। वे बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। लेकिन वे बेरोजगारी भी नहीं चाहते, वे मारे जाना भी नहीं चाहते, वे गरीबी नहीं चाहते। तो इस समय ईरानी लोग वाकई एक बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भी गिना नहीं जाता। आप जानती हैं, ये गलतफहमी का ज्ञापन अगर आप कहें, इसमें ईरानी लोगों को शामिल नहीं किया गया था। उन्हें सच में जरूरत है कि दुनिया देखे कि इस देश में 92 मिलियन लोग रहते हैं, जो इस देश, इस जमीन के असली मालिक हैं, और वे किसी के प्रति दुश्मनी नहीं चाहते। वे बस एक सामान्य जीवन चाहते हैं। वे बस इतना चाहते हैं कि वे रेस्तरां जा सकें, मांस खरीदने का खर्च उठा सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें और काम पर जा सकें, ये जानते हुए कि सही उनके है। बच्चे स्कूल में मारे नहीं जाएंगे और दिन के अंत तक वे बेरोजगार नहीं होंगे। ठीक है, खैर मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर सोना काज़ेमी। हमेशा की तरह इस सब पर आपका दृष्टिकोण सुनना बहुत दिलचस्प था।